अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं गुलबीन आगा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिजनेस इनसाइड। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में भी हम आपसे बात करेंगे इकॉनमी, साथ ही साथ आपको कुछ इन्फ्लेशन के हवाले से भी आगाह करेंगे और तजारती जो अपडेट्स हैं वो भी हम आपको आज के प्रोग्राम में देंगे। तो चलते हैं सबसे पहली खबर की जानिब। कौमी बचत स्कीमों की शरह मुनाफे में इजाफा। वजारत ख़जाना की जानिब से जारी एलामिया में बताया गया है कि डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेशन पर शरह मुनाफा 8.49 से बढ़ाकर 9.42% कर दी गई है, जबकि रेगुलर इनकम सर्टिफिकेशन पर शरह मुनाफा 8 से 4% से बढ़ाकर 9% कर दी गई है। एलामिया के मुताबिक स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेशन पर शरह मुनाफा 10.32 से बढ़ाकर 11%, जबकि पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट पर भी 10.32% से बढ़ाकर 11.2% कर दी गई है, जबकि सेविंग सर्टिफिकेशन पर शरह मुनाफा 5.5% बरकरार रहेगी। इजाफे का इतलाक 21 जनवरी से किया गया है। कराची के लिए इजाफी बिजली। CEO के इलेक्ट्रिक मोनस अलवी ने दावा किया है कि अगले 3 बरसों में 2100 मेगावाट बिजली सिस्टम में आएगी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि मार्च तक नेशनल ग्रिड 1100 मेगावाट बिजली मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस वक्त कराची की बिजली की तलब 1800 मेगावाट है, जबकि गर्मियों में ये तलब 3900 मेगावाट तक होगी। के इलेक्ट्रिक इस साल गर्मियों तक 3100 मेगावाट पैदा करेगा। शहरी खबरदार हो जाएं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SECP ने शहरियों को खबरदार किया है कि वो जाली सरमायाकार कंपनियों से होशियार रहें। एलामिया के मुताबिक महज कंपनी की रजिस्ट्रेशन अवाम से फ़ंड वसूल करने का इख्तियार नहीं। किसी कंपनी का सरमायाकारी के लिए रकूम इकट्ठी करना कंपनीज एक्ट की दफ़ा 84 के तहत गैर कानूनी है। गैर कानूनी तौर पर फंड्स इकट्ठा करने के लिए के इल्ज़ाम में 2 कंपनीज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पाकिस्तान के ज़िम्मा कर्ज में इजाफा। एक साल के दौरान पाकिस्तान के ज़िम्मे कर्ज में 3692 अरब का इजाफा हुआ है। स्टेट बैंक के रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2020 तक पाकिस्तान के कर्जों का हुजूम 35,822 अरब था। अब बढ़ेंगे, बात करेंगे गवादर के हवाले से। गवादर टैक्स फ्री जोन। CPEC के तहत गवादर टैक्स फ्री जोन के लिए रियायती शरह टैक्स और सिफर ड्यूटी पर मशीनरी की दरामद का फैसला किया गया है। फैसले के मुताबिक सरमायाकार सिफर ड्यूटी पर प्लांट्स और मशीनरी मंगवा सकेंगे। नाज़रीन, बढ़ेंगे एक छोटे से वक्फे की जानिब, उसके बाद आपसे मज़ीद खबरों पर बात करेंगे। नाज़रीन, अब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे हम्माद पूनावाला, जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद। उनसे बात करेंगे, कुछ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि SECP का जो एक रेगुलेशन, एक नोटिस जारी हुआ है जिसमें ये बताया गया है, शहरियों को आगाह किया गया है कि वो जो फ्रॉडलेंट कंपनीज़ हैं, जो फेक रजिस्टर्ड कंपनीज़ हैं, उनसे होशियार रहें। उस बारे में उनसे जानने की कोशिश करेंगे और कुछ ओवरऑल इकॉनमी के ऊपर भी बात करेंगे और उनका क्या कहना है कि इन्फ्लेशन इस वक्त हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि इतना जल्दी कंट्रोल नहीं हो सकता क्योंकि उसके डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। तो वो क्या देखते हैं कि पिछले अगले साल से कंपैरेटिवली इस साल में क्या इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा या अब भी चांसेस उसके नहीं। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया हम्माद पूनावाला साहब। अस्सलाम वालेकुम अलवीना, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। हमाद, प्रोग्राम में हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे SECP के एक रेगुलेशन के हवाले से जिसमें उन्होंने ख़बरदार किया है शहरियों को। उन्होंने बताया कि जाली सरमायाकार कंपनियों से जो है होशियार हो जाए। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हमारी लास्ट भी इस टॉपिक पे बात हुई थी। मैं तो बार बार कोविड जब से आया है और उससे पहले भी फ्रॉड के जो इश्यूज आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, सर्कुलेट हो रहे हैं बाज़ारों में। जैसे कि बाउंस चेक के इश्यूज आ रहे हैं और भी मुख्तलिफ फ्रॉड के केसेस आ रहे हैं। कोविड के बाद लोगों ने इसको इजी मनी को जो है वो ज़्यादा प्रेफर किया है
और इस तरह के बहुत सारे केसेस जो हैं, ख़ास तौर पे हमारे कराची के अंदर बहुत सारे केसेस देखने में आए हैं। इस पे हमारी कंप्लेंट्स भी की हैं, हमने सुप्रीम कोर्ट को भी लेटर्स लिखे हैं। इस तरह की कंपनीज़ भी बहुत सारी चल रही हैं और लोग इंडिविजुअली भी बहुत सारे केसेस कर लेकिन रहे हैं। अगर हम कंपनीज एक्ट इसके की ऊपर बात करते हैं, हमाद कंपनीज एक्ट के मुताबिक एक कंप्लीट रेगुलेशन होता है किसी भी कंपनी के ऑपरेट होने का। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान रेगुलेट करती है तमाम तर कंपनीज को। फिर इस तमाम तर सिनेरियो में फेक कंपनी सामने आती कैसे हैं मंजर आम पर, और फेक ये जो फ्रॉडलेंट कंपनीज होती हैं ये फंड्स कैसे इकट्ठा करती हैं, ये तमाम तर इसकी क्या साइंस है? देखें, ये हम लोगों का बहुत बड़ा इसके अंदर एक अलमिया है। लोग जो हैं वो इसमें अगर हम कहेंगे अपनी उसके अंदर ज़बान के अंदर के लोग लालच में चले जाते हैं और पहले जो है वो पहले कंफर्म नहीं करते और एक दूसरे को देखते हुए बाज़ारों के अंदर फेक कंपनी से काम करते हैं, उनके बारे में पता नहीं करते। इस तरह की बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि आगे इस वक्त हमारे साथ भी एक ऐसा केस पिछले हफ्ते में ही आया है कि उस कंपनी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था और लोगों ने इतना उनके साथ कारोबार कर लिया, एट दी एंड जो है वो लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो ये केसेस के अंदर लोगों की भी गलती है, हम लोगों की भी गलती है। हम बगैर देखे उनके बारे में पता किए बगैर उनसे काम कर लेते हैं। हमें चाहिए पहले उनकी रजिस्ट्रेशन चेक करें, उनका सिस्टम देखें, उसके बाद उनसे कारोबार करें। ठीक है। ये SCCP के इस नोटिफिकेशन से क्या आपको लगता है कुछ लोग जो हैं इससे अलर्ट होंगे अब? जी, बेहतर होगा। इसके ऊपर तो पहले कार्रवाई होनी चाहिए थी और इससे काफ़ी बेहतरी नज़र आती है और हमें चाहिए कि इसको सर्कुलेट करें, क्योंकि इस वक्त बाज़ारों में इतना ज़्यादा सर्कुलेट नहीं हुआ है। लोगों को नहीं पता है, अवेयरनेस नहीं है इसकी। अवेयरनेस नहीं, जिस तरह आपने बताया, और ना ही कंपनीज एक्ट के बारे में लोगों को इतना पता है, ना ही लोगों को ये मालूम है कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए किसी एक लीगल कंपनी की। तो ये तमाम तर इंफॉर्मेशन हर इंसान तक पहुंचना भी मुश्किल है। आपकी ताजर बिरादरी इसमें अपना क्या रोल प्ले कर रही है? आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये फेक कंपनीज को, या आप लोग इसमें कोई अपना रोल प्ले नहीं करते? जी नहीं, अभी तक हम कोई इसमें ऐसा कोई रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह आगे इसके ऊपर हमें कुछ करना पड़ेगा और हमें इसका अगर डाटा मिलेगा कि कौन लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं या कौन लीगल कंपनीज हैं, उसका कोई डाटा बनाया जाए तो उससे हम जो है वो आगे सर्कुलेट कर सकते हैं इसको। यानी अगर मैं आप ही के फोरम की बात करूं, ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद की बात करूं, यहाँ से या किसी और इवन FPCCI, KCCI, किसी भी फोरम से कोई इस किस्म का काम नहीं हुआ, तो ये तमाम तर फोरम्स आपको नहीं लगता ये भी रिस्पॉन्सिबल हैं, ये भी क्वेश्चनेबल हैं कि अगर डिफरेंट फोरम्स मौजूद हैं जहाँ पे बिजनेस की बात होती है, इकॉनमी की बात होती है, मुल्क की इकॉनमी को स्ट्रेंथन करने की बात होती है, तो वहाँ पे ज़रूर आइडेंटिफाई करने की भी ज़रूरत है कि कौन कौन सी कंपनीज फेक हैं, फ्रॉडलेंट काम कर रही हैं, लोगों को नुकसान पहुंचा रही हैं? जी, मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि हम लोगों की गलती है सबसे पहले। हम जो है लालच कर जाते हैं, लोगों के बारे में पता नहीं करते, उनसे बिजनेस कर जाते हैं, उनकी कोई लीगल रजिस्ट्रेशन नहीं चेक करते। ये सबसे पहले हमारी गलती है और अब इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आपने कहा KCCI, FPCCI और जो स्मॉल ट्रेड में हम देख रहे हैं, हमें इसके ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है। अगर हमें प्रॉपर्ली तौर पे इसकी लिस्टिंग वगैरह प्रोवाइड की जाए तो हम अपने लोगों तक इसको सर्कुलेट करने में इंशाल्लाह कामयाब होंगे। ठीक है। कुछ जानना चाहूँगी आपसे ग्वादर टैक्स फ्री जोन के हवाले से, जहाँ पे सिफर ड्यूटी पर मशीनरी जो है दरामद करने का फैसला किया गया है, क्या ये खुशाइंद है आपकी नज़र में, या आपको लगता है कि इससे एक स्पेसिफिक सेक्टर ही मुस्तफ़ीद हो सकता है? देखिए, अगेन अगर हम स्मॉल ट्रेड की बात करें तो कि लोगों को अवेयरनेस का बड़ा इशू है। गवादर में लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और फिर दोबारा काफ़ी लोगों को स्मॉल ट्रेड के अंदर गवादर की इन्वेस्टमेंट में काफ़ी फ्रॉड केसेस हुए उनके साथ। लोगों को पता नहीं था कि कहाँ जाके इन्वेस्ट करना है, क्या लेना है। एक्चुअली जो असल जो कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए वो हमारी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाई। गवादर के हवाले से भी स्मॉल ट्रेड को भी एक मौका मिलना चाहिए था। हमारे लोगों ने इंडिविजुअली जाके जो है वो कोशिश की है, कुछ लोगों को सक्सेस हुई है और कुछ लोगों को काफी ठीक है। हमाद, ये तो आप ओवरऑल एज पर द इन्वेस्टमेंट बात कर रहे हैं कि जिधर ग्वादर में लोगों को फ्रॉड भी हुआ, लोगों ने आइडेंटिफाई नहीं किया ठीक से, इसीलिए उन्होंने गलत जगह में इन्वेस्ट कर दिया और बाद में मालूम हुआ कि फ्रॉडलेंट प्रोजेक्ट था। मैं इस वक्त आपसे सिफर ड्यूटी पर मशीनरी दरामद करने के प्रोजेक्ट के हवाले से जानना चाह रही हूँ, क्या ये आपको लगता है कि मुल्क की इकॉनमी को स्ट्रेंथन करेगा, ओवरऑल CPAC प्रोजेक्ट के लिए बेहतरीन होगा, या फिर इससे एक स्पेसिफिक परसेंटेज जो है उसी को आउटकम मिलेगा? देखिए अलवीना, ये बहुत अच्छा फैसला है। इसी तरीके से पहले SROs दिए गए थे, फाटा को भी दिए गए थे SROs, लेकिन लोग इसको अनफॉर्चुनेटली मिसयूज़ करते हैं। अगर तो इसका चेक एंड बैलेंस होता है और ये चीज़ गवादर में उसी के लिए यूज़ के लिए मशीनरी यूज़ होती है तो ये SROs और ये सब चीज़ें कामयाब है। अदरवाइज जैसे फाटा में आपको शायद पता हो ना पता हो,
फाटा के अंदर भी इस तरीके से 0% के ऊपर जो है वो ड्यूटी के ऊपर इंपोर्ट की परमिशन दी गई थी। लोगों ने इसको बड़ा मिसयूज़ किया और जो लोकल बाज़ार हैं, ख़ास तौर पे स्पेशली जो है हमारे कमर्शियल इंपोर्टर्स हैं, उनको इसका काफ़ी नुकसान हुआ। इन्होंने जो है फाटा की पॉलिसी दी और यहाँ पर लोकल जो कमर्शियल इंपोर्टर्स हैं वो उनको कम्पीट नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने आके कराची में और मुख्तलिफ शहरों में वो मटेरियल सेल करना शुरू कर दिया। तो इसके ऊपर अगर चेक एंड बैलेंस होगा तो फिर तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, ठीक है। ये आपने इसका दूसरा जो एक पर्सपेक्टिव इस स्टोरी का, उस पर आपने बात की कि इसका भी चेक एंड बैलेंस होना ज़रूरी है, लेकिन ये मुल्क की इकॉनमी में तो एक पिवटल रोल प्ले कर सकता है ये जो एक बनाया गया इनिशिएटिव। जी, मैंने फिर कहा कि ये बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन अगर इसका चेक एंड बैलेंस हो, जिस चीज़ के लिए ये दिया गया है एसआरओ, अगर उसके ऊपर यूज़ हो तो उसके लिए बेहतर है। ठीक है। हमाद, एक वक्फा लेना है, उसके बाद फिर यहीं से कंटिन्यू करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे SECP की रेगुलेशन के हवाले से, साथ ही साथ हमने कुछ ग्वादर के ऊपर भी बात की। अब प्रोग्राम में हम बात करेंगे ख़ास तौर पे कराची के लिए इजाफी बिजली के हवाले से। हमाद पूनावाला साहब, क्या कहेंगे आप? के इलेक्ट्रिक के CEO ने दावा किया है कि अगले 3 बरसों में 2100 मेगावाट बिजली जो है सिस्टम में आएगी। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, पॉजिटिव है, अगर प्रैक्टिकली हो जाए ऐसे तो बहुत पॉजिटिव है और इम्प्रूवमेंट तो नज़र आ रही है, लेकिन जो बिलिंग्स का इशू है वो अपनी जगह पर है। लेकिन कैटेगोरिकली क्या ये पॉसिबल है इतना जल्दी चीज़ों को फिक्स कर लेना? देखिए, इससे पहले भी वादे तो बहुत हुए हैं और बहुत सारी चीज़ों को दावे किए गए कि लोड शेडिंग के हवाले से। मैं वही कह रहा हूँ कि इसके साथ साथ जो मेन इशू इस वक्त आ रहा है वो ओवर बिलिंग का इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है लोगों के साथ। लोड शेडिंग के साथ साथ जो मिडिल क्लास की हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा उनका जो सर्वाइवल है वो इस वक्त ओवर बिलिंग का ये ओवर बिलिंग का जो मसला है, क्या ये सिर्फ रेजिडेंशियल एरियाज में है या ये सिर्फ कमर्शियल में है या ये दोनों एरियाज में है? ये दोनों एरियाज में है और हमारी इसके ऊपर मुख्तलिफ चीज़ों में जो है एहतजाज भी करते रहते हैं, इसके ऊपर वर्किंग भी करते रहते हैं। तो ये हर जगह पर है, कमर्शियल में भी बहुत ज़्यादा है, रेजिडेंशियल में भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। नॉर्मल तबका है, मिडिल क्लास, जो नौकरी पेशा लोग हैं जिनकी 15,000 से 10,000 रुपये तनख्वाह है, उनके घरों के बिल 10-10 हज़ार रुपये आ रहे हैं, तो वो कैसे करें? क्या क्रिमिनल किसी एक्टिविटीज़ में जाने के बाद बिल्स भरें, कैसे भरें? हमाद, फिर इस इशू को रिजॉल्व करने का क्या तरीका है कार है? क्योंकि स्टेट से तो जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं सारे लोग, साथ ही साथ बहुत सारी कंप्लेंट्स भी जो है लॉन्च हो चुकी हैं ऑलरेडी, कुछ केसेस भी जो है कोर्ट में हैं अंडर प्रोसीडिंग्स, लेकिन अब जो ये एक प्रॉब्लम है, इसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है? देखिए, हमने पहले भी एक प्रपोजल बनाया था जिसमें हमने कहा था कि इसको प्रीपेड सिस्टम कर दिया जाए। अगर ये प्रीपेड सिस्टम हो जाएगा तो ओवर बिलिंग वाला इशू तो है वो बहुत हद तक जो है इस पे कवर किया जा सकता है। लेकिन आप देखें, दुनिया में बहुत सारी जगहों पे प्रीपेड सिस्टम है। अगर हमारे यहाँ प्रीपेड सिस्टम आ जाता है तो ओवर बिलिंग का इशू और लोड शेडिंग का इशू दोनों पे काफ़ी ज़्यादा जो है कवर किया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि कुंडा माफिया भी मौजूद है कराची के अंदर, जिसकी वजह से उन्हें अपनी जगह पर नुकसान होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्किंग भी हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो माफिया अपनी जगह पर मौजूद है और बिजली की चोरी जो है वो अपनी जगह पर है। अगर ये इसको प्रीपेड कर देते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें भी कंट्रोल में आ सकती हैं। ठीक है। हमाद, अगर हम दरामदात की बात करें, ख़ास तौर पर चीनी की दरामद की बात करें, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, चीनी पे इतनी ज़्यादा मुझे नहीं पता, लेकिन जो चीज़ हमारी लोकल मैन्युफैक्चर होती है, बनती है, अगर हम उसको प्रमोट करें तो क्या ज़रूरत है हमें किसी चीज़ को इंपोर्ट करने की। स्टील पे बात करते हैं तो स्टील की अनफॉर्चुनेटली हमारी स्टील मिल बंद होने के बाद ऐसी कोई वर्किंग नहीं हुई, उसके ऊपर आरडी लागू हुई। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर इंपोर्ट के ऊपर आरडी लागू होती है। मुझे नहीं पता। लेकिन ये दरामद का जो फैसला है, ये चीनी की कीमत को कंट्रोल करने के लिए 5 लाख मेट्रिक टन चीनी की जो ट्रेडिंग है उसको कंट्रोल करने के लिए ये एक जो है इनिशिएटिव उठाया गया है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये तो अब हो चुका है सिलसिला। अब तो हमारी अपनी लोकल जो है वो चीनी आ चुकी है। ये तो पहले की बात कर रही हैं, जो इंपोर्ट हो रही थी उसको तो अब लोकल चीनी बाज़ारों में आ चुकी है।
जी हमाद, फॉरेन एक्सचेंज के हवाले से अगर हम बात करते हैं, डिफरेंट एरियाज़ में एफडीआई की बात हुकूमत भी करती है, कुछ प्राइवेट एरियाज से भी बातचीत होती है एफडीआई की। एफडीआई को अट्रैक्ट करने के लिए बेहतरीन तरीका या फिर बेहतरीन सेक्टर इस वक्त कौन सा आपको दिखाई देता है? हमाद, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ एफडीआई के हवाले से। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर हुकूमत भी बात करती है, बिजनेस कम्युनिटी भी बात करती है, लेकिन सबसे बेहतरीन सेक्टर कौन सा है कि हम मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकें? देखिए, अभी तो इस वक्त जो कोविड की सिचुएशन है, इस वक्त जो भी बिज़नेस है वो आपके सामने वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर हम ट्रैवलिंग जो बिज़नेस है उसको अगर हम प्रमोट करें, टूरिज़्म को प्रमोट करें, तो वो इस वक्त हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। टूरिज़्म की वज़ीर आज़म खुद इसको देख रहे हैं और आपने देखा कि इस कोविड के दौरान हमारी टूरिज़्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा डोमेस्टिक बहुत ज़्यादा प्रमोट हुई है। अगर इसको प्रमोट किया जाए तो मैं समझता हूँ हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। आप कह रहे हैं कि डोमेस्टिक जो है ये प्रमोट की गई, डोमेस्टिक प्रमोट हुई है, लेकिन इसको इंटरनेशनली कैसे प्रमोट किया जा सकता है? क्योंकि सवाल तो ये आता है, अगर आप टूरिज्म इन रियल मींस प्रमोट करते हैं तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी काम करना होगा, आपको एकोमोडेशन के ऊपर काम करना होगा, आपको बाकी चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना होगा। सिक्योरिटी के मामला तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक एड्रेस्ड हैं, लेकिन फिर एकोमोडेशन का क्या करेंगे? फॉर इंस्टेंस, रहने की जगह वहाँ पे 5 लोगों की है और 500 लोग आ गए, फिर कैसे एडजस्ट करेंगे? ये मामला है जो कि डिफरेंट ममालिक के जो सीजीज हैं वो भी बता रहे होते हैं पाकिस्तान के बारे में कि इसीलिए पाकिस्तान का टूरिज्म नहीं बढ़ सकता। देखिए, इंटरनेशनली तो इस वक्त समझ लें कि अभी हमारे लिए वार्म अप है। इंटरनेशनली तो आपके सामने कोविड की वजह से इतना ज़्यादा हम इसको प्रमोट नहीं कर सकते और मेरा ख्याल है हमारी कैपेसिटी भी नहीं है कि इंटरनेशनली हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इस वक्त इस पोजीशन में कोविड के दौरान हम इंटरनेशनली इसको ज़्यादा प्रमोट करें। लेकिन जो डोमेस्टिक बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग हो रही है जो, उस पर ही अगर हम उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर लें, अकोमोडेशन पे काम कर लें और भी बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं उस पर काम कर लें, तो मेरा नहीं ख्याल है कि हमें कोई रोक सकता है। हमारी जो लोग हैं, जो लोग इंटरनेशनली ट्रैवलिंग करते हैं, घूमते हैं, वो ज़्यादातर इस दफ़ा जो है वो डोमेस्टिक ट्रैवलिंग की है उन्होंने। अब वो उनको जो बेसिक इश्यूज़ हैं उसको अगर ये काम कर ले तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है। ठीक है, और हम अगर टूरिज़्म की बात करें, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का इस पर इलेक्शन से पहले भी फोकस था, अब भी वो बात करें, लेकिन इस पर प्रैक्टिकली कोई मेजर्स नहीं लिए गए। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम टूरिज़्म की डिपार्टमेंट की बात करें तो वो आज का नहीं, वो हमेशा से पुराना डिपार्टमेंट है, लेकिन कभी उससे जवाब नहीं मांगा गया कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट में जो सालाना बजट जो मुख्तस होता है वो किधर जाता है और उसको कैसे एग्जीक्यूट किया गया, कहाँ एग्जीक्यूट किया गया। इस पर आपको क्या लगता है कि हुकूमत की हिकमत अमली दुरुस्त सिमत में है? देखें, दुरुस्त तो कह सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत इजी थी और उन पे काम नहीं किया गया अभी तक। मैं समझता हूँ कि अगर फ्रेंचाइजेस दी जाएं होटल चेन्स को, तो वो भी बहुत अच्छा जो है अपॉर्चुनिटी है, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है। अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता कि नॉर्दर्न एरिया में कहाँ पे 5 स्टार होटल बनी है, मैंने तो नहीं देखी, शायद किसी ने देखी। तो इसके ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है और मेरा ख्याल है लोग इन्वेस्टमेंट भी करना चाहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमाद पूनावाला प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। नाज़रीन, अब बढ़ेंगे अगली खबर की जानिब। टैक्स छूट के साथ चीनी की दरामद। हुकूमत ने मुल्क में चीनी की कीमत को कंट्रोल करने के लिए 5 लाख मेट्रिक टन चीनी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान और 3 लाख मेट्रिक टन खाम चीनी शुगर मिल से दरामद करने का मंसूबा तैयार कर लिया है। इस मरतबा वजारत दरामद व पैदावार ने चीनी की दरामद पर शुगर मिल्स को 30 जून 2021 तक टैक्स से छूट देने का फैसला किया है। ज़राए का कहना है कि एक शुगर मिल को 50,000 टन तक दरामद करने की इजाज़त मिलेगी, जो पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद पर होगी। अब बात करेंगे एक और नए इनिशिएटिव की जो कि पाकिस्तान चाइना के दरमियान है और पाकिस्तान चाइना के बायलैटरल टाइज को मजीद स्ट्रेंथन कर रहा है। पांडा बॉन्ड्स। हुकूमत ने मुल्क की तारीख में पहली चीनी करेंसी में पांडा बॉन्ड्स जारी करने का फैसला किया है। चाइना की मार्केट में जारी किए गए पांडा बॉन्ड से हासिल शुदा मुनाफे पर टैक्स छूट की मंजूरी भी दे दी गई है। इन्फ्लेशन के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान का स्टेटमेंट सामने आ गया है। हुकूमत का कहना है कि महंगाई के खात्मे में वक्त लगेगा। वफाकी वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का कहना है कि मुल्क को माशी बहरान से निकालने के लिए IMF के पास जाना पड़ा। हुकूमत ने मुल्क की मईशत को बहाल करने के लिए सख्त फैसले किए, फौजी अखराजात को मुंजमद किया, मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया, बजट के अलावा कोई सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी नहीं हुआ।
हुकूमत ने स्टेट बैंक से 1 टका नहीं लिया। रुपए की कदर में कमी कर्जों की शरह में इजाफे का सबब है। माजी के 6000 अरब सूद ने माजी के कर्जे और सूद की अदायगियां ना करनी पड़ती तो मजीद कर्जा ना लेते। उन्होंने कहा कि महंगाई को ख़त्म करने में वक्त लगेगा, इसलिए हुकूमत ने मुतादिद सख्त और मुश्किल फ़ैसले किए हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको आगाह किया गवादा फ्री ट्रेड जोन के हवाले से कुछ हमने इस बारे में बात की आपसे। साथ ही साथ हमने आपसे SECP की रेगुलेशन और नोटिफिकेशन के ऊपर बात की कि किस तरीके से SECP ने शहरियों को ख़बरदार कर दिया है कि किस तरह आपने फ्रॉडुलेंट कंपनी से बचना है। सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन किसी भी कंपनी के लिए फ़ंड्स इकट्ठा करने की जो है वो उनको इजाज़त नहीं देता। हमने आपको मज़ीद आगाह किया जो के इलेक्ट्रिक के CEO हैं उनका क्या कहना है कराची की बिजली के हवाले से। हमने आपसे बात जो है पांडा बॉन्ड्स के ऊपर भी की कि पाकिस्तान चाइना बायलैटरल टाइज में एक और नए इनिशिएटिव के ऊपर बात होने जा रही है। साथ ही साथ हमने हफीज़ शेख साहब के स्टेटमेंट के ऊपर भी आपसे बात की। उनका ये कहना है कि इन्फ्लेशन को इतना जल्दी रोकना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि IMF से कर्जा लेना, IMF की शराइत को मानना, फिर उसके बाद मुल्क की इकॉनमी को चलाना और जो पिछले कर्जे थे उसको उतारना, उनकी साथ को उतारने के लिए उनको दोबारा कर्जा लेना पड़ा। ये तमाम तर इकॉनमिक हवाले से हमने आपको जो है अपडेट्स दी। अगले प्रोग्राम में हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे नई खबरों के साथ। और मुझे इजाज़त देने से पहले आपने एक काम करना है, आपने जो है सब्सक्राइब करना है फैज़ TV को, आपने लाइक करना है और तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जिधर जिधर आपकी प्रेजेंस है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, आपने वहाँ पर फॉलो करना है, लाइक करना है और बेल आइकन भी आपने जो है लाजमी प्रेस करना है। मेरी तरफ से इतना ही। बिजनेस इनसाइट से अलवीन आगा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। गॉड ब्लेस यू ऑल।